जय हिंद मेरे मित्रों, मेरे छात्र छात्राओं। मैं पंकज कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल पर, आपके इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आपके सहयोग, आपके प्रेम, आपके सुझाव और आपके द्वारा जो मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्शन की क्रिया में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य होता है, उस स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन में हार्मोन किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग देते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। और यहां तक जानकारी देने के बाद मनुष्य में मेल से संबंधित जो रिप्रोडक्शन का कार्य होता है, रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन होते हैं, उनके बारे में मेरा सारा क्लास समाप्त हो चुका है। अब हम आज से आपको फीमेल बॉडी में होने वाले रिप्रोडक्शन की क्रिया को दर्शाएंगे। फीमेल बॉडी में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके बारे में आज से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो मित्रों, आज मैंने लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि मेल में भी बतलाए थे कि मेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसी प्रकार से फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में दो ओवरी आता है, दो ओवरी होता है, जिसे OVARY सिंगुलर रूप में लिखते हैं, एक वचन में लिखते हैं, और बहुवचन में OVARIES लिखा जाता है। दो अंडाशय होते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इसे हम लोग फीमेल गोनेड अर्थात मादा जनक के रूप में भी जानते हैं। मैंने यहां लिखा है दो बादाम के आकार का ओवरी अर्थात अंडाशय होता है। यह अंड निक्षेपण अर्थात ओवुलेशन द्वारा सेकेंडरी ओवोसाइट, जिसे द्वितीयक अंड कोशिका कहते हैं, सेकेंडरी ओवोसाइट एवं एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मुक्त करता है। यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का अर्थात ओवरी का कार्य हो गया। यहां मैंने सेकेंडरी अर्थात एसेसरी सेक्स ऑर्गन लिखा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब द्वितीयक लैंगिक अंग हो गए और एसेसरी सेक्स ऑर्गन का मतलब सहायक लैंगिक अंग हो गया। इसके तहत आने वाले जो भी अंग हैं वो मैं आगे आपको बतलाऊंगा। इसके तहत आने वाले जो भी अंग हैं वो सभी अंग मिल करके क्या काम करते हैं? कॉपुलेशन का काम करते हैं अर्थात मैथुन का काम करते हैं। मैथुन में मेल और फीमेल का एक दूसरे से मैटिंग का कार्य होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। इसमें सेकेंडरी ओवोसाइट्स और हमारा जो है स्पर्म दोनों फैलोपियन ट्यूब में मिलने का काम करता है। गेस्टेशन अर्थात प्रेगनेंसी, जब निषेचन के कार्य हो जाते हैं तो वह गर्भ में जाके स्थापित हो जाता है एंडोमेट्रियम में, जिसे हम लोग गेस्टेशन कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी के तहत जो है एक लंबा समय चलता है, 9 महीने 9 दिन का। उसके बाद पार्चुराइजेशन अर्थात चाइल्ड बर्थ, जिसे हम लोग प्रसव कहते हैं। जब 9 महीने 9 दिन के अंतर्गत एम्ब्रियो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पूर्ण रूप से बच्चा तैयार हो जाता है, तो उसे लेबर पेन के द्वारा जन्म लेने की बात आती है, जिसे हम लोग पार्चुराइजेशन अर्थात चाइल्ड बर्थ के नाम से, प्रसव के नाम से जानते हैं। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद भी बच्चे की देखभाल करना माँ का कर्तव्य हो जाता है। माँ उसे अपने से आहार उपलब्ध कराती है, उसके स्तन से दूध निकलता है, जिसे कि हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। और लैक्टेशन द्वारा जो बच्चे का देखभाल किया जाता है उसे हम लोग चाइल्ड केयर कहते हैं। तो ये सारे कार्यों को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आने वाले सभी अंग मिलकर के इन सारे कार्यों का संपादन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से अंग आते हैं। मित्रों, यहां मैंने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के तहत आने वाले जो भी अंग हैं उनके बारे में लिखने का कार्य किया है। सबसे पहले ए नंबर में जेनिटल डक्ट लिखा है। जेनिटल डक्ट मतलब जनन नली जो होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं? फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट या यूटेरिन डक्ट कहते हैं।
इसे यह जो है अंडवाहिनी नली के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 2 होती है। यूटेरस, अंदर से यूटेरस अर्थात गर्भाशय कहलाता है जिसमें बच्चा रहता है, और बाहर से वोम कहलाता है, यह एक होता है। सर्विक्स अर्थात ग्रीवा, यह एक होता है। वेजाइना अर्थात योनि, यह एक होता है। वेस्टिबुल प्रघान, यह एक गर्त है जहां मूत्र छिद्र एवं योनि छिद्र मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेरिया जिसे भल्वा कहा जाता है, जो बाह्य जननांग या भग कहलाता है, इसमें मैंने लेविया मेजोरा दीर्घ ओष्ठ, यह स्क्रोटम वृषण कोष के समजात होता है। वृषण कोष पुरुषों में पाया जाता है, उस वृषण कोष के समजात स्त्रियों में कौन सा अंग कहलाता है? लेविया मेजोरा। लेविया माइनोरा लघु ओष्ठ, यह पेनिस ग्लांस के समजात होता है। पेनिस ग्लांस क्या है? पुरुषों में पाए जाने वाले शिश्न का अगला हिस्सा, पेनिस का अगला हिस्सा पेनिस ग्लांस के नाम से जाना जाता है। उसी के समजात स्त्रियों में लेविया माइनोरा पाया जाता है। क्लाइटोरिस जिसे भग शिश्न कहते हैं, यह पेनिस के समजात होता है, अर्थात पुरुष में जो पेनिस पाया जाता है जिसे शिश्न या लिंग कहते हैं, उसी के समजात स्त्रियों में क्लाइटोरिस होता है जो भग शिश्न के नाम से जाना जाता है। यह एक उत्तेजनशील अंग है। जैसे इरेक्टाइल होने के बाद पुरुषों में पेनिस की लंबाई बढ़ जाती है, उसमें खिंचाव आ जाता है, उसी प्रकार से स्त्रियों में भी उत्तेजना की चरम सीमा पर क्लाइटोरिस में खिंचाव आ जाता है। इसमें जो हमारे छिद्र मौजूद होते हैं वो छिद्र जो है वो खुल जाते हैं। इसके बाद वेजाइनल ओरिफाइस योनि मुख या योनि छिद्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये सारे हैं। आपको डायग्राम में जब मैं बनाऊंगा तो ये सारी चीजों को मैं डायग्राम के अंतर्गत आपको सभी कुछ दर्शाऊंगा। तीन नंबर में मित्रों मैंने यहाँ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अर्थात वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसे प्रघानीय ग्रंथियां कहते हैं उसके बारे में लिखा है। ये मेमरी ग्लैंड एवं ब्रेस्ट जो स्तन ग्रंथि या स्तन के नाम से जाना जाता है, ब्रेस्ट 2 होते हैं। वास्तव में मेमरी ग्लैंड जो है वह श्वेत ग्रंथि अर्थात स्वीट ग्लैंड का रूपांतरण है। अग्र पीयूष ग्रंथि अर्थात एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है जिसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, परंतु स्तन से दूध ऑक्सीटोसिन के नियंत्रण में निकलता है। बर्थोलिन ग्लैंड यह पुरुष के कॉपर अर्थात बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के समजात है। पेरिनियल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड ये सभी जो हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी क्या है? ओवरी यह प्राथमिक मादा जननांग अर्थात नर जनद अंग जिसे फीमेल गोनेड कहते हैं वह कहलाता है। यह संख्या में 2 होता है। यह द्वितीयक अंडकोशिका अर्थात सेकेंडरी ओसाइट एवं स्टेरॉइड जिसके अंतर्गत प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन आते हैं का निर्माण करता है। अतः चूंकि ये हार्मोन का निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण करता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ओवरी भी जो है एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात इंडोक्राइन ग्लैंड के समान ही कार्य करने वाला अंग है। इसके बाद ओवरी से संबंधित और भी कुछ फैक्ट्स हैं और उसके बाद हम लोग ओवरी के डायग्राम के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मित्रों लिखा है, यह बादाम के आकार का ठोस भूरे गुलाबी रचना होता है, अर्थात अंडाशय जो है वह बादाम के आकार का ठोस भूरा गुलाबी रचना है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा रचना है। यह उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में ब्रिक
के काफी नीचे, वृक्क जिसे हम लोग किडनी कहते हैं, किडनी के काफी नीचे श्रोणी भाग, श्रोणी भाग मतलब पेल्विक वाला भाग, ये पेल्विक वाला भाग कहलाता है। पेल्विक वाले भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के दोनों किनारे पर एक एक मौजूद होता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। यह लोअर एब्डोमिनल कैविटी से पेरिटोनियम के बने मेसोवेरियम द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय किसी निश्चित स्थान पर कुछ दबे हुए रहते हैं जिसे हाइलस कहते हैं। यहीं से जो है आपका ब्लड कैपिलरी और नर्व्स जो है गुजरता है। मेसोवेरियम इसी स्थान से लगा रहता है। परिपक्व ओवेरियन फॉलिकल अर्थात मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जिससे फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जब रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तब पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में LH कहते हैं, निकलता है, जिसके प्रभाव से द्वितीयक अंड कोशिका अर्थात सेकेंडरी oocyte पेरिटोनियम कैविटी की ओर बढ़ता है और ओवुलेशन अर्थात अंड निक्षेपण की क्रिया होती है। इस प्रकार से आपका ओवरी के बारे में जो डायग्राम से हटकर जो जानकारियां हो सकती थी, वो डायग्राम से हटकर के मैंने जानकारियों को यहाँ पर लिखने का काम किया है। और बाकी मैं डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम ओवरी का बनाने के बाद उनमें कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, किस प्रकार से ओवेरियन साइकिल चलता है और किस प्रकार से ओवरी का पूरा प्रोसेस अंदर से परिवर्तनशील होता है, इन सारे बातों को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कार्य करूंगा। और आपसे मेरा अनुरोध है कि जिन चीजों को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा उसे आप लोग पॉइंट आउट कर लेंगे, अपने से खुद मेरी बातों को सुनकर आप कॉपी पर लिख लेंगे। केवल मैं डायग्राम आरेखन करके आपको सारी चीजों को चित्र के माध्यम से ही समझाने का कार्य करूंगा। मित्रों, यह जो डायग्राम है यह मानव मादा के शरीर के अंदर पाए जाने वाले ओवरी अर्थात अंडाशय का डायग्राम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्त्रियों में 2 अंडाशय 2 ओवरी होता है, जिसे फीमेल गोनेड अर्थात के पास किडनी के निकट मौजूद रहता है, पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है और देखने में बादाम के आकार का होता है। यह ओवरी 3 लेयर का बना रहता है, 3 लेयर से घिरा हुआ रहता है। इसका जो फर्स्ट लेयर होता है वह आउटर क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है, जो जन्म लेने से पहले ही स्त्रियों में कन्या भ्रूण में ओगोनिया का निर्माण करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होते हैं, मिडिल लेयर जो होता है, उसे हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं और सबसे आंतरिक इनर जो लेयर होता है उसे हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। यह ब्राउन कनेक्टिव लेयर है। यहां हम देख रहे हैं कि ओवरी का यह जो स्पेस है यह खुला हुआ है, इसे हम लोग खुला हुआ स्पेस है, इसे हम लोग यूटेरिन ट्यूब कहते हैं। यहां पर ओवरी कुछ धसा हुआ दबा हुआ रहता है, इस दबे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। खुले हुए दबे हुए स्थान से तंत्रिकाएं और रक्त केशिकाएं अर्थात नर्वस एवं ब्लड कैपिलरी गुजरते हैं, जो कि मैंने यहां पर आपको दिखलाया है। ये तीनों लेयर के अंदर जो भी स्थान ओवरी का रहता है, इस स्थान को अस्ट्रोमा कहते हैं। अस्ट्रोमा
के बाहरी क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहा जाता है और बीच वाले क्षेत्र को मेडुला कहा जाता है। मैंने यहाँ लिखा है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और सेंट्रल मेडुला, जो स्ट्रोमा का ही क्या है, आपको भाग है। इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे आपको डायग्राम मेंशन किए गए हैं। ये ओवेरियन साइकिल को दर्शा रहा है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे हरे कलर से आपको कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर को दिखलाया है। यह प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल है। यही आपको जाकर के आगे सेकेंडरी ओसाइट्स का निर्माण करता है। प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल बाद में प्राइमरी ओसाइट्स में बदल जाता है। हरे कलर से जो दिखलाया गया है ये प्राइमरी ओसाइट्स है, और इसको ऊपर काला कलर से जो घेरा मैंने बनाया है, जो इसके चारों तरफ जो राउंड किए हैं, इसको हम लोग थीका लेयर कहते हैं। इस थीका लेयर के ऊपर में सिंगल लेयर का ब्लू कलर का आपको जो दिखलाया गया है, ये फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल है जो सिंगल लेयर का होता है। ऊपर इसके बाद आगे के स्टेज में हम लोग देखेंगे कि 2 लेयर या 2 से अधिक लेयर यानी मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल बन जाता है। ये ग्रेनुलोसा सेल बीच में कई स्थान पर छोटे छोटे रिक्त स्थानों का निर्माण कर देता है। इन रिक्त स्थानों को हम लोग एंट्रम के नाम से जानते हैं। इसके बाद यही आपको जब एंट्रम तैयार हो जाता है, तो एंट्रम तैयार होने के बाद आपका प्राइमरी ओसाइट्स बाद में जाकर के सेकेंडरी फॉलिकल के रूप में बदल जाता है। और यह अगले स्टेज में जब प्राप्त होता है, तो अगले स्टेज में जाने के बाद जो छोटे छोटे स्पेस जो नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे जो एंट्रम नजर आ रहे हैं, और जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये सारे ग्रेनुलोसा सेल्स एक जगह अंदर से इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा रिक्त स्थान बना देते हैं, जिसे कि हम लोग बड़ा एंट्रम कहते हैं। और इस बड़े एंट्रम में फॉलिकुलर कैविटी कहलाता है, और इस बड़े फॉलिकुलर कैविटी बड़े एंट्रम में आपको लिक्विड फॉलिक्यूली भरा हुआ रहता है। ये मैंने दिखलाया है, ये अंदर में लिक्विड फॉलिक्यूली भरा हुआ है, और ये रिक्त स्थान क्या कहलाता है, एंट्रम कहलाता है। इसके बाद आप लोग देखिए, इस चित्र को आप लोग अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिएगा। यह जो फिगर आपको बनाया गया, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आप सेकेंडरी ओसाइट्स का फिगर बनाएं या ओवम का डायग्राम बनाएं या एक का डायग्राम बनाएं, तो आप इस डायग्राम को अगर बना दीजिएगा तो आपका नंबर जो है आपको मिल जाएगा। इस डायग्राम में मैंने क्या क्या चीजों को दिखलाया है सोच समझिए। जब सेकेंडरी फॉलिकल अगले स्टेज में जब पहुंचता है, तो यहाँ अगले स्टेज में पहुंचने के बाद प्राइमरी ओसाइट नहीं रह जाता है, बल्कि अब ये प्राइमरी ओसाइट पूर्ण रूप से अपने आप को मैच्योर करके सेकेंडरी ओसाइट्स के रूप में बदल चुका होता है। और इस सेकेंडरी ओसाइट्स के पास में फर्स्ट पोलर बॉडी होते हैं, और इसके चारों तरफ जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखलाया है, जिसको कि पहले हम फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल के नाम से जानते थे, यही फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल बाद में जोना पेलुसिडा के रूप में बदल जाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक रचना होता है। इसके ऊपर में काला राउंड सर्किल जो मैंने बनाया है, इस राउंड सर्किल को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान जो है एंट्रम है, जो लिक्विड फॉलिक्यूली से भरा हुआ रहता है, और इसके सबसे बाहर में जो राउंड काला घेरा मैंने बनाया है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। ये ग्राफियन फॉलिकल वास्तव में मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है, और इस मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल अर्थात ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। जब रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में ओवुलेशन की क्रिया होने के लिए ओवरी को प्रेरित किया जाता है। और यह क्रिया कब होती है? मेंस के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एमसी के 14वें दिन के आसपास होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो ओवरी है, वह ओवरी अपने किसी एक स्थान को खोल देता है, और वहां से लेयर जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, और हमारा सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट्स को बाहर डिस्चार्ज करने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब रिलीज होगा? जब ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होने की मात्रा जब बढ़ जाएगी, तो वैसे कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वह मुक्त होगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मुक्त होने की वजह से ओवुलेशन की क्रिया होगी, और सेकेंडरी ओसाइट जो है ओवरी से बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा।
वही मैंने यहाँ लिखा है, ओवुलेशन इन 14 डेज इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच। एलएच में डबल आपको एरो दिखाया है ऊपर करते हुए, यानी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, उसके बाद एलएच की मात्रा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन की क्रिया होता है। जब ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है और सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, तो अंदर में उसका जो बचता है वह ग्राफियन फॉलिकल बचता है और वह रैप्चर्ड फॉर्म में रहता है, अर्थात क्षतिग्रस्त टूटे फूटे हुए रूप में रहता है। इस रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को ही हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, जो येलो बॉडी भी कहलाता है। येलो बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि रैप्चर्ड होने के बाद इसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट्स निकलने के बाद जो हमारा ग्राफियल फॉलिकल बचता है उसमें कुछ ब्लड क्लॉट रह जाते हैं और साथ ही साथ उसका कलर जो है वो पीला हो जाता है। पीला होने का वजह क्या है, इसमें एक प्रकार का ल्यूटीन नामक कैरोटीन रहता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल अब आपको पीला रूप ले लेता है। इसके बाद यह अपने पीले रूप को भी धीरे धीरे, पीले कलर को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है और अब यह जो है येलो बॉडी से व्हाइट बॉडी में चेंज कर जाता है। तब इसे कॉर्पस एल्बिकन्स हम लोग कहते हैं। कॉर्पस एल्बिकन्स जो है वह डिजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम का ही बदला हुआ रूप है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आपको ये सारी क्रियाएं हमारी होती है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जिसको येलो बॉडी कहते हैं, यह एक प्रकार का टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी अर्थात पीत पिंड यानी पीला पिंड के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। ये आपको ओवरी का पूरा डायग्राम हो गया। डायग्राम को आप लोग अपने कॉपी में बिल्कुल स्पेसियस पेज पर बनाएंगे, साफ बनाएंगे और मेंशन जब कीजिएगा तो थोड़ा सा स्पेस की कमी रहने की वजह से हमारा जिग जैग कंडीशन हो गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा स्पेसियस पेज पर जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके सारे डायग्राम में जो भी लेवलिंग हम किए हैं वो सारे लेवलिंग आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। इस प्रकार से ओवेरियन साइकिल हमारे ओवरी के अंदर फीमेल बॉडी में चलता है।